Good morning, guys. Good morning. A very very good morning to all of you. तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. गुड मॉर्निंग सुलग्ना, आकांक्षा, मंजू. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो सेशन में फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सकें. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवानी. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है आपने, कोई क्वेश्चन भेजा है. ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं. तो फटाफट से पहले तो सेशन में सभी लोग जुड़ जाएं भाई. तो लास्ट क्लास में मैंने दो क्वेश्चंस आपको दिए थे बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो उसका आंसर किस किस ने यहाँ पे किया जरा फटाफट से मुझको पहले बताएं. चलिए, तो आपका क्वेश्चन ये है आकांक्षा. देखो क्वेश्चन पहले आपका ले लेते हैं. इन एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी सिलेक्टेड. ओके, यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्शन में कुछ कैंडिडेट यहाँ पे वोट देते हैं. कुछ कैंडिडेट्स को वोट दिया जाता है, कुछ पर्सन क्या करते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं. अब कह रहा है एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कितने भी वोट वहाँ पे दे सकते हैं. हमको 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है. तो एक पर्सन 5 वोट से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता. 5 से कम दे सकता है, 4 लोगों को दे सकता है, 3 को दे सकता है, 2 को दे सकता है, 1 को दे सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं. कुछ इस तरह की बात कही गई है. फिर कह रहा है देयर आर 10 कैंडिडेट एंड 4 आर टू बी सिलेक्टेड. यहाँ पे कह रहा है 10 कैंडिडेट्स हैं और 4 को मुझे सिलेक्ट करना है. ठीक है, कह रहा है यहाँ पे देयर आर 10 कैंडिडेट, मुझे सिलेक्ट करना है. वी हैव टू सिलेक्ट 4 पर्सन्स. ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट 4 पर्सन्स. अब 4 are to be selected if a voters for at least if a voter votes for at least one candidate. क्या कह रहा है, जो वोटर है हमारा वो कम से कम एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है. द वोटर वन कैंडिडेट देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट. ठीक है, एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कितने तरह से वोट कर सकता है. क्वेश्चन सिंपल सा ही है. ठीक है, अब देखो 10 कैंडिडेट हैं, हमको सिलेक्ट करने हैं 4. अब एक पर्सन 4 से ज़्यादा वोट नहीं कर सकता, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो कमेंट सेक्शन में आकांक्षा ने किया है. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं. तो देखो 10 कैंडिडेट में से मुझे 4 को सिलेक्ट करना है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कितने नंबर ऑफ वेज से उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकता है. अब देखो अगर उसे पहले कैंडिडेट को चूज करना है, क्योंकि वो 4 से ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा वोट. पहले कैंडिडेट को अगर चूज करना है तो उसके पास 10 ऑप्शन है. 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो पहले कैंडिडेट को अगर वोट करना है तो वो 10 अलग अलग तरीकों से कर सकता है, बिकॉज देर आर टोटल 10 कैंडिडेट्स. उसके बाद अगर सेकंड कैंडिडेट को अगर करेगा तो एक कैंडिडेट को तो ऑलरेडी कर चुका है, तो देर आर 9 ऑप्शंस. उसके बाद देर आर 8 ऑप्शंस. उसके बाद देर आर. ठीक है, सो द नंबर ऑफ वोट्स विल बी 10 into 9 into 8 into 7, and this will be 72 into 7 into 10, यानी कि 5040 वेज, 5040 वेज का आंसर होना. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर की में 385 था क्या. तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो यही हमसे पूछा गया कि एक वो कैंडिडेट है वो कितने तरह से उसको वोट कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, दैट शुड बी 5040.
द वोटर्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, ठीक है, नंबर ऑफ ways in which he can vote। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, क्योंकि वो 10 जो पर्सन हैं वो तो अलग अलग है, किस तरह से वो सिलेक्ट कर सकता है, दैट शुड बी 5040। ठीक है, तो आगे चले, अब बताएं भाई फटाफट से अगले सवाल पे। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन तो ये था। हिंट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की हेल्प से ही किया है, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हमने इसको किया। इसका आंसर क्या किया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। हमसे कह रहा है अ पोल इज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म ऑफ विंड एंड इट्स टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री and at the distance of 25 meters from the foot of the pole, the height of the pole before it was broken। यानी कि क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है भाई एक स्टॉर्म में एक जो ट्री है वो ब्रेक हो गया है, कुछ इस तरह से, ये ट्री है, यहाँ से ये ब्रोक हो गया है, कह रहा है एंड इज टॉप स्टक द ग्राउंड, इसका जो टॉप है ग्राउंड में स्टक हो गया, यानी कि अगर यहाँ से ब्रेक हुआ है तो ये इस तरह से टूट गया, तो ग्राउंड में स्टक हो गया कुछ इस तरह से, यानी कि ग्राउंड को टच कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड दिस इज 90 डिग्री, ग्राउंड से 90 डिग्री बनाए गए। इन कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि इससे कितना दूर है, 25 मीटर की दूरी है जहाँ पे स्टक हुआ है इस पोल से। कह रहा द हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट वॉज ब्रोकन, अच्छा ट्री नहीं है पोल है, तो ये पोल यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो कह रहा है इस पोल से इसकी जो दूरी है 25 मीटर है, तो हमको बताना है द हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट वॉज ब्रोकन, यानी कि जो इसकी इनिशियल हाइट थी वो क्या थी, ऑप्शन बी। देखो हाइट एक्चुअल में क्या है, अगर इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, तो हाइट क्या होगी, हाइट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, यही तो है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y, वही y यहाँ से ब्रेक होके इधर हाइपोटेन्यूज बन गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगानी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना। देखो ये होता है हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस इज टेन थीटा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हाइपोटेन्यूज की और परपेंडिकुलर, तो एक एक करके मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। एक बार मैं लेता हूँ साइन थीटा और एक बार मैं लूँगा कॉस थीटा। अब मुझे चाहिए क्या, बेस भी तो चाहिए ना, तो बेस को अगर मुझे इंक्लूड करना है देन वी विल टेक 1045, दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 25। देखो 1045 का क्या वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए, 45 डिग्री 10, दैट विल बी, तो 1045 इज 1, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, x विल बी 25 मीटर्स। तो यहाँ से आप y भी कैलकुलेट कर सकते हो, y को अगर कैलकुलेट करना है तो किसी एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि साइन थीटा, ये साइन 45 लगाओगे, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज x, सॉरी हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज में, तो परपेंडिकुलर कितना है 25 अपन हाइपोटेन्यूज इज 5, साइन 45 कितना होता है, साइन
45, दिस इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2। यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप, दिस विल बी y, दैट इज 25√2, ठीक है, 25√2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमको यहाँ से अगर हाइट निकालनी है, दिस विल बी 25 + 25√2। यहाँ से अगर कॉमन लिया मैंने, यू विल गेट 1 + √2 इन ब्रैकेट, ठीक है। बाकी आप ऑप्शंस को देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन राइट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। इस पर क्लियर, ओके। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का एक मैं सेशन लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाना, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के ऊपर और ज्योमेट्री के ऊपर, यानी कि इस तरह से सवाल पूछे गए, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और था, एक ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसका क्या आंसर किया? ऑप्शन सी 18 फीट, ओके। चलो, ऑप्शन नंबर सी। देखो हमसे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of the tower is at a distance of 12 feet and 27 feet respectively are complementary। देखो complementary angles क्या होते हैं? वो एंगल जिसका सम यहाँ पे 90 डिग्री होता है, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये मैं इस तरह से बनाता हूँ एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट्स में बांट देता हूँ। लेट्स से द एंगल इज x डिग्री एंड y डिग्री। तो x और y क्या है? एंगल x और y का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो x और y एंगल को मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल जिसका सम अगर 90 डिग्री होता है, दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होगा अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि a + b है, अगर इसका एंगल का सम 180 डिग्री होगा, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 डिग्री। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, इनसे ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर का टॉप का, यानी कि कुछ इस तरह से, अगर ये टावर है, इसका टॉप ये है, एलिवेशन समझ में आता है, व्हाट इज एलिवेशन? यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को यहां से अगर देखूंगा तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सेम पॉइंट को अगर मैं उसके कहीं दूसरे पॉइंट से देखूंगा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ, standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of the tower at a distance of 12 feet, यानी कि पहला जो एलिवेशन है वो 12 फीट से बन रहा है, उसके फुट से, दिस इज फुट एंड दिस इज टॉप। और दूसरा जो एलिवेशन बन रहा है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 फीट, ये 27 फीट से बन रहा है। भाई अगर 12 फीट ये है तो ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा? 27 - 12 यानी कि 15, राइट। अब ये कह रहा है
ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी मैंने बताया जो ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री होगा दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये एंगल को अगर मैं x मान लूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, बस बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अगर ये x होगा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस एक्स। नाउ अब हमको बताना है देन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट कितनी है। अब ऐसा फॉर्मूला हम लगाएं जिसमें हाइट आती हो और बेस आती। व्हाट इज द फॉर्मूला? यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट इज 10x। यहां से अगर मैंने लगाया 10x दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h एंड द बेस 12। तो 10x का वैल्यू तो हमको नहीं पता है ना, क्योंकि हमें एंगल ही नहीं पता है, कोई बात नहीं। सेकंड, इस वाले ट्रायंगल के अगर मैं लगाता हूँ बड़े वाले, दिस विल बी 10 90 माइनस एक्स, राइट। दिस विल बी h अपॉन 27, राइट। मैं क्या लगाऊंगा, मैं 10x लगाऊंगा। ठीक है, अब दिख रहा है, जस्ट सेकेंड। तो यहां से मैं क्या करूं भाई, 10 90 माइनस एक्स क्या होता है। अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी है, यू नो दैट 10 90 माइनस एक्स इज बेसिकली व्हाट, कॉट एक्स। ठीक है, देयर आर 6 trigonometric functions, that is sine, cos, tan, cot, sec एंड कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो 10 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। यहाँ से अगर मैंने कॉट एक्स को लिखा, दिस कैन बी रिटन एज 1/10x, ऐसे में लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने 10x की जगह h अपॉन 12 लगाया तो दिस विल बी h अपॉन 12, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 227। या आप इसको फैक्टर्स कर लो, 12 को फैक्टर करोगे तो दिस विल बी दिस, एंड 27 को फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दो दो नंबर्स के पेयर बना लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 18 फीट। इट इज ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देयर आर द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, यहाँ पे 4 आपको इस तरह से वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें कह रहा है कुछ लेटर्स हैं, वो कुछ सर्टेन अरेंजमेंट बना रहे हैं, सर्टेन पैटर्न बना रहे हैं, उसको हमें फाइंड करना है। एंड वी हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड है उसको अलग कर।
ऑप्शन सी। ओके, यानी कि HJMOR। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, LNPRT। एल, एम छोड़ के एन यानी कि +2, N+2, P हो जाएगा, P Q छोड़ के R यानी कि +2, R S छोड़ के T यानी कि एक एक जो नंबर है उनको छोड़ा जा रहा है, यानी कि दो दो के गैप में। ठीक है, NOP, PQR, RST, TUV, यानी कि यहाँ भी छोड़ा जा रहा है अल्फ़ाबेट्स को। सेम पैटर्न यहाँ भी बनना चाहिए फिर तो, HIJ, ठीक है, JKLM, LJKL, यानी कि के और एल, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दिया गया, यानी कि ये जो है पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देखिए, ई छोड़ दिया, FGHIJKL, ये भी ठीक है, यानी कि जो इनकरेक्ट है या कहें ऑड वन आउट है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सा सवाल। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग द ऑड वन आउट। अब ये आपको अल्फ़ाबेट में पूछ सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में पूछ सकता है, या नंबर्स में पूछ सकता है, कैसे भी। आगे, सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर। अगला फिगर क्या होना चाहिए भाई, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट फिगर? ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन 4। देखो, इसके जो पैटर्न है उसको जो थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ट्राइंगल, फिर इस तरह का सिंबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर और सर्किल को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जहाँ पे सर्किल है वहाँ पे स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे सर्किल। नीचे देखो, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया, नीचे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। नेक्स्ट वाले फिगर में इसको सेम रखा, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि सेकेंड वाली रो को चेंज कर दिया, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। अगर इसी पैटर्न में देखा जाए तो यहाँ पे ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हम एक्सचेंज कर देंगे, दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर प्लस क्रॉस, एंड दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे? भाई पहले हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट्स को सेकंड वाले में, सेकंड वाले रोज के जो एलिमेंट्स उसको थर्ड वाले में, इस तरह से करें, राइट। इसके अलावा कोई लॉजिक यहाँ पे बन रहा है क्या, बताइए। कोई और लॉजिक? लास्ट में ट्राइंगल और स्टार
तो एक्सचेंज नहीं होंगे। नहीं, यही चीज़ तो चेंज होगी ना। देखो ना हो क्या रहा है, पहले हम फर्स्ट वाली रो को करेंगे, फर्स्ट चेंज होगा। देखो फर्स्ट वाली जगह आपको चेंज कर रहे हो, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, पहले वाले फिगर में हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली रो को एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी सब तो सेम रहेगा। क्रॉस प्लस ट्राइंगल और ये तो सेम रहेगा। पहले वाले रो को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सर्किल यहाँ पे आ गया, स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये फिगर बन गया। फिर नेक्स्ट वाले फिगर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले फिगर में हम सेकेंड वाली रो को एक्सचेंज करेंगे, बाकी ये तो सेम रहेगा, ये एज इट इज रहेंगे दोनों। तो इसको एक्सचेंज कर दिया आपस में मैंने। नेक्स्ट वाले फिगर में जैसे फर्स्ट वाला चेंज हुआ, फिर सेकंड वाला चेंज हुआ, फिर क्या करेंगे, थर्ड वाला चेंज होगा। तो नेक्स्ट वाले फिगर में ये चीज़ एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में रहेगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा ना। तो यानी कि दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सही तो है। क्लियर। बताइए भाई, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, चलो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है सिलॉक का क्वेश्चन, करिए इसको। ऑप्शन थ्री, ओके, यानी कि नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। कह रहा ऑल रोड्स आर व्हीकल, सम व्हीकल्स आर ट्री, ठीक है। यानी इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल रोड्स आर व्हीकल इस तरह से, और कह रहे सम व्हीकल्स आर ट्री, सम व्हीकल्स आर ट्री कुछ इस तरह से। कंक्लूजन कह रहा है सम ट्रीज आर रोड, कुछ जो ट्रीज हैं वो रोड का पार्ट है, नहीं भाई ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ऑल व्हीकल्स आर ट्री, सारे के सारे जो व्हीकल्स है वो ट्री का पार्ट है, सारे के सारे व्हीकल तो नहीं है लेकिन कुछ व्हीकल हैं, तो सारे के लिए तो हम गलत कहेंगे, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, सो दिस विल बी नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू विल फॉलो, तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिलॉक के क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। अगर ये समझ में आता है तो एक क्वेश्चन और करिए।
देखो दो स्टेटमेंट है और दो हमसे कंक्लूजन बोला गया है, देन व्हाट विल फॉलो, इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर 3, देखो हमसे कह रहा है सम बल्ब्स आर एलईडी, सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट्स। कह रहा है कुछ जो बल्ब हैं, सम बल्ब आर एलईडीज, ठीक है, सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट। कंक्लूजन, सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब, कुछ जो ट्यूबलाइट्स हैं वो बल्ब का पार्ट है भाई, ऐसा तो हमको कहीं नहीं दिखता है, यानी कि कंक्लूजन निकालना गलत है। कंक्लूजन का मतलब होता है वो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन एक तरह से वो क्या है, संभावनाएं हैं, दैट इज ओनली प्रिडिक्शंस, लेकिन श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते। नो ट्यूबलाइट्स आर, नो ट्यूबलाइट्स इज अ बल्ब, कोई भी जो ट्यूबलाइट्स है वो बल्ब का पार्ट नहीं होगा, ऐसा कहना भी क्या है, बिल्कुल गलत। अगर इंडिविजुअली देखा जाए पहले वाले कंक्लूजन को, गलत होगा, इंडिविजुअली देखा जाए सेकंड वाले कंक्लूजन को, दैट विल बी आल्सो रॉन्ग। लेकिन अगर दोनों कंक्लूजन को एक साथ देखा जाए तो दोनों में से एक ना एक सही तो होंगे ना, यानी कि कुछ ऐसा कंक्लूजन कह रहा है भाई, पहले वाले में कह रहा है कि एक आपने कॉइन को टॉस किया, यू विल गेट अ हेड, आपको क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। तो आप कहोगे भाई ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कंक्लूजन निकालना गलत है, क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। सेकंड वाले कंक्लूजन में कह रहा है भाई इट इज टेल, तो आप कहोगे भाई ये भी गलत है, क्योंकि केवल टेल्स आ जाए ये भी गलत है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही, या तो अगर हेड नहीं आ रहा तो सही होगा ही ना। इसको हम बोलते हैं आइदर दिस और दिस। तो आपको पहचानना है कि आइदर और का केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, कुछ जो ट्यूब है वो क्या है, बल्ब का पार्ट है, नहीं है। अब कह रहा है कोई भी ट्यूब बल्ब का पार्ट नहीं होगा, पहले कह रहा है कुछ बल्ब ट्यूबलाइट का पार्ट, हम कह रहे हैं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अब कह रहा है कि भाई कोई भी जो ट्यूबलाइट है वो ट्यूबलाइट है जो बल्ब का पार्ट नहीं होगा, ये भी गलत है, यानी कि दोनों में से एक तो सही होना ही होना है। अगर ये गलत है तो वो सही, वो गलत है तो ये सही, राइट। तो नाइदर, आइदर और के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आपको पहले भी करवाए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करिए इसको। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि भाई आपको 3 यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, उनके ऊपर बेस्ड इनका जो डायग्राम है, यानी कि डायग्रामेटिकली किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमको बता। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ओके। देखो हमसे कह रहा है मदर्स, डॉक्टर्स एंड होमोसेपियंस, इन तीनों के बीच में हमको यहाँ पे एक डायग्राम बना। आपको पता है होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ही एक तरह से, ठीक है। बॉटनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम इसका होमोसेपियंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में तो मदर भी आ जाएंगी, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, सारे के सारे क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसका मतलब ये होमोसेपियंस के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी, इसीलिए एक होमोसेपियंस के लिए एक बड़ा सा सर्कल बनाना चाहिए हमको।
और इसके अंदर मदर्स और डॉक्टर्स को रखना चाहिए। अब किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसा पॉसिबल है कि कुछ जो मदर्स हैं वो डॉक्टर भी होंगी, कुछ जो मदर्स हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं। अगर हम दूसरी तरह से देखें, दूसरी नज़र से देखें, तो कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होंगे जो कि मदर्स होंगी। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इस तरह से, दिस फॉर होमोसेपियंस एंड दिस इज फॉर डॉक्टर्स एंड दिस इज फॉर मदर। ठीक है, तो ये वो मदर होंगी जो कि केवल और केवल क्या है, होमोसेपियंस है, जो कि सारे के सारे होमोसेपियंस होंगे और लेकिन डॉक्टर नहीं है। और बीच में ये जो पार्ट है, ये कॉमन जो पार्ट है, इसमें वो डॉक्टर्स और मदर होंगी जो कि डॉक्टर्स भी हैं मदर्स भी हैं एक साथ। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इसको बताइए। ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 देखो हमसे क्या कह रहा है, इनर्ट गैसेस, क्लोरीन एंड हीलियम, इन तीनों के बीच में एक डायग्राम बनाना है। देखो इनर्ट गैस पता है, केमिस्ट्री में आपने जो पीरियड टेबल है वो देखा होगा। इनर्ट गैसेस कौन होगी? हीलियम है आपकी इनर्ट गैस, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, दैट इसलिए इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस। ठीक है, लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन एक जो है इनर्ट गैस नहीं है। ये क्या है आपके ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है, हेलो ग्रुप्स यानी कि हेलोजेंस है। तो ये इनर्ट गैसेस के अंदर आता है हीलियम। तो भाई इनर्ट गैस के लिए हम क्या करें, एक सर्कल बना देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं हीलियम को। ठीक है, दिस इज इनर्ट गैस एंड दिस इज फॉर हीलियम। तो क्लोरीन इसका पार्ट नहीं हो सकता, तो क्लोरीन को अलग से रख देंगे इस तरह से। तो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक साइंस से भी जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बेसिक साइंस का भी एक सवाल बन सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट, इसको करिए।
क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यानी कि इन जो 6 वर्ड्स हमको दे रखे इनको इस तरह से अरेंज करना है, उनका कुछ ना कुछ लॉजिक हमको समझ में आए और उसको उस तरह से करना है जिसका कुछ मीनिंग निकले, मीनिंगफुल ऑर्डर करना। ठीक है, अब इनको देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेटर से। ठीक है, सबसे पहले आएगा लेटर यानी कि 3। तो लेटर्स को मिला के हमारा बनेगा वर्ड, यानी कि दिस विल बी 2। वर्ड को मिला के हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा या हमारा फ्रेज बनेगा? फ्रेज बनेगा। फ्रेज का मतलब क्या होता है भी पता लग जाएगा। देखो आगे मैं बताऊंगा, देखो यहाँ से देखो क्या है फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बार ऑफ चॉकलेट्स। यानी कि इस तरह के जो आपके वर्ड्स का ग्रुप, उसको बोला जाता है फ्रेज, जो कि क्या है? सेंटेंस का सब पार्ट। तो यानी कि पहले आएगा लेटर, देन वर्ड एंड देन फ्रेज। फ्रेज के बाद आएगा फिर सेंटेंस। ठीक है, देन यू विल हैविंग सेंटेंस दैट विल बी 6, 3 to 4 6, 3 to 4 6। तो एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर। उसके बाद आएगा पैराग्राफ एंड देन एट लास्ट दिस विल बी अ चैप्टर। ठीक है, तो मीनिंगफुल, उसका जो मीनिंगफुल लॉजिकल जो हमारा सेंटेंस है वो बनना चाहिए। दिस शुड बी 3 2 4 6 5। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो ये थर्ड वाला नहीं होगा, इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि 3 2 5 1 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 ये एक्सचेंज होगा। यानी कि फ्रेज पहले आता है, उसके बाद आता है सेंटेंस। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? देखो हमसे क्या कह रहा है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई आर यूनिट्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट each of them pass through the centers of the other in the length of their common chord. We have to find the length of the common chord. दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कितनी है? आर यूनिट्स है ईच, यानी कि दोनों की रेडियस आर है। तो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि अगर इसका सेंटर में ये करूं, इसके सेंटर से एक दूसरा सर्कल पास हो रहा है,
कुछ इस तरह से। और इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए एक दूसरे के सेंटर से पास होते हुए जा रहे हैं दोनों सर्किल्स, और दोनों का रेडियस कितना है दोनों का रेडियस है आर। हमसे कह रहे हैं जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ये क्या है, इसे बोलते हैं हम कॉर्ड। यही तो कॉमन कॉर्ड होगा। कॉमन का मतलब इस सर्किल के लिए भी कॉर्ड हो और इस सर्किल के लिए भी वो चीज कॉर्ड हो। वो बन सकता है तब जब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। when we join these point of intersection then we get this chord। अब इस chord की लेंथ हमको बतानी है। अगर दोनों के सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस विल बी आर, क्योंकि सेंटर से लेके सर्किल तक की जो दूरी होती है वही तो रेडियस होती है, दिस विल बी आर। अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई टू। तो हमको इस कॉर्ड की लेंथ बतानी। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो दिस विल बी आर, सेंटर से सर्किल की दूरी यानी आर, दिस इज आर बाई टू। यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ एक्स का। इसको अगर मैं एक्स नाम दूँ, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो एक्स का मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, तो दिस विल बी द कॉर्ड ऑफ दोज सर्किल्स। ठीक है तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस तरह से पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। बस एक्स का क्या वैल्यू आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, एंड दिस विल बी 4r square minus r square, and this will be under root of this 3r square by 4 under root, and this will be root 3 by 2r। this is the value of x। ये x का वैल्यू आ गया, दिख रहा है, ठीक है। x का वैल्यू आ गया तो इसका 2 टाइम्स कर दो, so 2x will be 2 into root 3 by 2r, this will be root 3r। ठीक है, it is option number B। क्रिस्टल क्लियर हो गया, ओके। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ये वाला मैं, ठीक है, इसको मैं होमवर्क में दे दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, टेक योर टाइम। ये एक डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस आपको दे रखी है, 3 अलग अलग पोजीशन उसके दिखा रखी है। तो एक ऐसी पोजीशन दिखा रखी है जिसमें यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक है। एक ऐसी पोजीशन दिखा रखी है जिसमें यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे रेड है, और यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ब्राउन है और यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, अलग अलग पोजीशन दिखा रखी है 3। अब इसके ऊपर बेस हमसे सवाल पूछ रहा है, विच कलर विल बी अपोजिट टू द ग्रीन सरफेस ऑफ द डाइस, यानी कि ग्रीन वाली सरफेस के सामने कौन सा कलर होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन वाली सरफेस है, इसके सामने कौन सा कलर आएगा, अगर इस तरह से आपको पता है, करिए।
ऑप्शन डी वाइट कलर। चलिए देखो, अगर ग्रीन कलर की बात करें तो अगर यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो यानी कि ग्रीन के सामने कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रीन के सामने रेड और ब्लैक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ग्रीन के पड़ोस में कौन से कलर हैं? ब्लैक हैं और रेड है, तो ये दोनों कलर नहीं हो सकते। तो ग्रीन के सामने रेड कलर और ब्लैक कलर नहीं हो सकता। वैसे ही ग्रीन के सामने ब्राउन कलर और येलो कलर, ब्राउन एंड दिस इज ब्लैक, ब्राउन कलर और येलो कलर नहीं हो सकता। अगर ये चार कलर ग्रीन के सामने नहीं होंगे तो छठा कलर कौन सा है फिर? वो है वाइट। तो उसके सामने क्या होना चाहिए? वाइट होगा। ठीक है, चार ये नहीं है तो बाकी ये दोनों होंगे ग्रीन के सामने वाइट। छह ही तो फेस होते हैं, यानी कि दिस शुड बी वाइट। सिंपल। ठीक है, तो मैं डाइस बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जल्दी ही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन कमिंग अपकमिंग एग्जाम्स। चलो, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना और इसका आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में कर। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू इस रेडियस। जो कॉर्ड है ना, वो कॉर्ड किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। कॉर्ड की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर। वो जो कॉर्ड है, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है माइनर आर्क पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये हमको बताना है। तो देखो, चलो मैं इसको कल ही बताऊंगा। फिर एक बार खुद से आप लोग दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, और फिर इसको हम कल डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आता रहूँगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए लाइव 11 बजे। और हमारा जो टॉपिक वाइज जो नेक्स्ट जो वीक का जो हमारे टॉपिक वाइज जो लेक्चर शेड्यूल हो गए हैं, आप वहाँ पे जाके देख लो कौन कौन से लेक्चर्स होने वाले हैं अपकमिंग वीक में। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।